नमस्कार, प्रणाम। आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं फिर से महाराष्ट्र सरकार की ही बात करने जा रहा हूँ, जिसके उप मुख्यमंत्री रहे हैं अजित दादा पवार जी। अजित दादा पवार जी की, जैसा आप जानते हैं, 18 जनवरी 2026 को अजित दादा पवार का एक दुखद विमान दुर्घटना में निधन हो गया। इस घटना से न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरा देश शोक में डूब गया। लेकिन महाराष्ट्र की जनता तब स्तब्ध हो गई जब यह खबर सामने आई कि दिनांक 31 जनवरी 2026 को अजित दादा पवार की पत्नी श्रीमती सौमित्र पवार जी उप मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने वाली हैं। बहुत बड़ी घटना थी। अब इस घटना के आने के बाद लोगों के मन में पता नहीं क्या क्या ख्याल आने लगे। भाई जाहिर सी बात है, अभी 2-3 दिन पहले ही ऐसे इतनी बड़ी घटना हुई और अचानक से उनकी पत्नी उप मुख्यमंत्री पद का शपथ ले रही हैं। ये बहुत शॉकिंग था। लेकिन दोस्तों, आज मैं बात ही करने जा रहा हूं कि आखिर इतनी बड़ी जो घटना होने के बाद इतना बड़ा निर्णय क्यों लिया गया, इसके बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है और आपको भी जानना बहुत जरूरी है। वो मैंने जो आकलन किया, जो मेरा दिमाग जहां तक पहुंचा, मैं उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगा। अब इसको समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा पीछे, इसकी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा कि आखिर वो बातें क्या थी कि इन वजहों से उनकी पत्नी, मतलब अजित दादा पवार जी की पत्नी को उप मुख्यमंत्री पद का शपथ लेना पड़ा। अब हम चलते हैं 2019। जैसा कि आप जानते हैं, 2019 में विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें भाजपा और शिवसेना को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के लिए जनता ने मैंडेट दिया। लेकिन उस समय मुख्यमंत्री पद की लालसा के चक्कर में, जैसे कि शिवसेना चाहती थी हमारा मुख्यमंत्री बने, भाजपा चाहती थी हमारा मुख्यमंत्री बने, इस चक्कर में दोनों शिवसेना और भाजपा की दोस्ती, जो बहुत ही पुरानी थी, अचानक से टूट गई। ये 2019 की मैं बात बता रहा हूं। लेकिन उसी 2019 में दिन था 23 नवंबर। अब एक ऐसी घटना घटित होती है जिसके बारे में कोई दूर दूर तक सोचा भी नहीं था। वो घटना थी दोस्तों, जब सुबह हम टीवी खोले, जैसे ही 8 साढ़े 8 बजे हम देख रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज चल रहा होता है कि अजित दादा पवार और देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं और अजित दादा पवार उप मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं। यह घटना वाकई में बहुत बड़ी थी। वो सबके लिए थी, क्योंकि कोई दूर दूर तक सोच ही नहीं सकता था कि शरद पवार जी की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाएगी और शिवसेना, जो कि पुरानी पार्टी थी बीजेपी की, वो टूट जाएगी। बहुत बड़ी घटना थी। लेकिन इससे भी चौंकाने वाली बड़ी घटना उसी समय की थी। वो क्या थी कि 6 दिन बाद ही ये सरकार गिर जाती है। मतलब देवेंद्र फडणवीस और अजित दादा पवार ने जो शपथ लिया था, वो वहां पे खत्म हो जाता है, मतलब वो सरकार गिर जाती है। अब इस घटनाक्रम में सबसे अधिक बेइज्जती अगर हुई थी किसी की, थी वो थे देवेंद्र फडणवीस। उसके बाद अजित दादा पवार की भी बेइज्जती हुई और ऐसा माना गया कि अजित दादा पवार ने देवेंद्र फडणवीस को धोया। और उसके बाद ये पता चला
कि ये तो सारी स्क्रिप्ट जो है वो शरद पवार जी के द्वारा लिखी गई थी और इसका एग्जीक्यूशन जो है अजीत दादा पवार के द्वारा कराया गया था। लेकिन अजीत दादा पवार का भी तो वो जो कद था वो थोड़ा कम तो था नहीं, उनका भी कद बड़ा कद था। ये इस तरीके की घटनाएं होती हैं, 6 दिन तक सरकार में रहते हैं, उसके बाद ये सरकार गिर जाती है। तो क्या अजीत दादा पवार इस घटना से अपमानित महसूस नहीं किए होंगे? क्या इस घटना से वो विचलित नहीं हुए होंगे? मेरे हिसाब से यह पहला समय था, ये पहला ऐसा समय था उनके लिए कि वो अपने आप को पहली बार अपमानित महसूस हुए कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम वो भी उनके द्वारा दिया गया, कराया गया, और आज वो देवेंद्र फडणवीस के सामने मुंह दिखाने तक नहीं रह गए। उन्होंने पहली बार जहर का घूंट पी लिया था। ये उनके लिए, मतलब अजीत दादा पवार के लिए अपनी पार्टी द्वारा ये सबसे अपमानजनक स्थिति उनके लिए पैदा की गई थी। ये बहुत बड़ी बात थी। अब आते हैं दूसरी घटना। दूसरी घटना घटती है दोस्तों 11 जून 2023। अब 11 जून 2023 को एक शरद पवार जी द्वारा एक मीटिंग बुलाई जाती है और उस मीटिंग में उन्होंने अपनी बेटी सुप्रिया सुले को अपनी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। उस समय जब ये पद उनको दिया गया, उस मीटिंग में अजीत दादा पवार भी थे और ऐसा बताया जाता है कि उस समय मीटिंग से अजीत दादा पवार उठ के चले गए। उन्होंने सुप्रिया सुले को बधाई भी नहीं दी और दूसरा ये मौका उनके लिए था कि एक कर्मठ नेता, एक जुझारू नेता जो इस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को फर्श से अर्श तक लेके गया था, वो उस पार्टी की कमान इनके हाथों में न देके उन शरद पवार जी ने अपनी बेटी को दे दिया था। ये उनके लिए ये दूसरी घटना थी। अब ये दूसरी घटना की वजह से अब ये सोच लीजिए, पहली बार तो उनको सरकार में शामिल करा के फिर उनको इस्तीफा देना पड़ा। एक ये अपमान, दूसरा अपमान ये कि जो व्यक्ति इतनी मेहनत किया उसके बाद उसकी मेहनत का परिणाम यह मिला कि उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने अपनी बेटी को बना दिया, जो कि अजीत दादा पवार कभी नहीं चाहते थे। ये थी दूसरी घटना। अब इन दोनों घटनाओं में एक चीज साबित हुई कि अजीत दादा पवार का अपमान हुआ और माननीय शरद चंद्र पवार जी की मतलब भूरी भूरी प्रशंसा होने लगी। कहे कि भाई मानना पड़ेगा, अभी भी पवार साहब का कोई सानी नहीं है। अब ये दोनों घटनाएं जब घट गई, अब मरता क्या नहीं करता, अब यहीं से चेंज होती है कुछ चीजें। अंदर अंदर अजीत दादा पवार ने लोगों को संगठित करना चालू किया, अपने विधायकों को, अपने जो उस पार्टी के विधायक थे अधिकतर विधायकों को अपने फेवर में लिया, अधिकतर सांसदों को अपने फेवर में लिया। और वो समय है 2 जुलाई 2023 को जब अजीत दादा पवार ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में बगावत कर दिया और आधे से अधिक विधायक, आधे से अधिक सांसद वो लेके और भाजपा के साथ सरकार में शामिल हो गए। वो दिन उनके लिए ऐसा लगा कि उन्होंने अपने उन 2 बार का अपमान का बदला ले लिया है। ये घटना घटी थी। अब वो सरकार में शामिल हो गए, उसके बाद केस चला, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, सभी पार्टियां गई और फाइनली पिछला चुनाव हो चाहे इसके पिछला चुनाव हो,
उसमें अजीत दादा पवार ही अध्यक्ष थे और उन्होंने चुनाव लड़ा और एनसीपी की वही घड़ी जो उनका चुनाव निशान था उसी पे अभी तक सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि यह इस निर्णय में कुछ गड़बड़ी आएंगे, मतलब अजीत दादा पवार के ही फेवर में निर्णय आने वाला है। ये 3 घटना हो गई। अब चौथी घटना हो जाती है उनकी दुखद मृत्यु 28 जनवरी को उनकी दुखद मृत्यु हुई। अब यहां से खेला चालू होता है। यहां से दूसरा खेला क्या होता है, अब शरद पवार जी को लगता है कि उनकी जो साख खत्म हो गई थी, उनको ये मौका लगा उस साख को, उस सम्मान को वापस पाने के लिए, अपनी पार्टी को वापस पाने का उनको एक मौका दिखता है। अब उसके बाद क्या होता है, उस मौके की तलाश में उनकी पार्टी के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा ये बयान दिए जाते हैं कि अजीत दादा पवार की ये आखिरी ख्वाहिश थी, ये इच्छा थी कि एनसीपी शरद चंद्र पवार और ये एनसीपी दोनों आपस में मर्ज कर जाएं, विलय कर जाएं। अब ये शरद पवार साहब जी ने भी बोला और कुछ उनके पार्टी के नेतागण भी बोले थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अजीत दादा पवार की पार्टी के तरफ से, न उनके परिवार के तरफ से, न उनके किसी सांसद के तरफ से किसी ने भी ये नहीं कहा कि हां अजीत दादा पवार पार्टी को विलय करना चाहते थे। दोस्तों, अब ये बात आती है विलय के संबंधित। एक बात तो साफ है कि पार्टी अगर दोनों विलय होती तो एक पार्टी के जो सदस्य रहते वो तो नहीं रह जाते, उस चाहे अध्यक्ष हो, चाहे उसके जो भी मेंबर हो, चाहे जो भी, वो इसमें विलय होते तो वो खत्म। अगर पुरानी एनसीपी को नई एनसीपी में मर्ज कर किया जाता तो पुरानी का क्या होता, और नई एनसीपी को अगर पुरानी में मर्ज किया जाता तो पुरानी का क्या। दोनों ही परिस्थितियों में पावर जो है शरद पवार जी के हाथ में चली जाती। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति ने 2 बार अपमान सहा हो, तीसरी बार पार्टी को तोड़ दिया हो, वो भी किसके समक्ष तोड़ा हो, जिसे राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, उसके समक्ष, उसके सामने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को तोड़ देना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जिसने तोड़ा और बिना किसी दबाव के भाजपा में शामिल हुए, बिना किसी परवाह के वो भाजपा में, ऐसा लगा कि उन्होंने जो देवेंद्र फडणवीस से वादा किया था पहली बार, उस वादा को जो अपमान महसूस कर रहे थे, जो अजीत दादा पवार को एक ग्लानि थी, उस ग्लानि को वो दूर करना चाहते थे और भाजपा के साथ वो मिलके जब सरकार में शामिल हुए तो उन्होंने जो उनकी ग्लानि थी उस ग्लानि को खत्म। अब बात वही आती है कि जो व्यक्ति इतना कुछ करता है, इतना कुछ करके क्या वह इस पार्टी को किसी दूसरे के हाथ में थाली में सजा के दे देगा। अब जब ये चीजें सामने आ गई तो आखिर अजीत दादा पवार का परिवार करता क्या, उनकी पार्टी करती क्या, उनके सांसद क्या करते, उनके विधायक क्या करते। अब इन परिस्थितियों से कहीं न कहीं ये डर हो गया। और किसके मन में डर हुआ, अजीत दादा परिवार के परिवार में, अजीत दादा पवार के परिवार में, उनके सांसदों में और उनके विधायकों में। इसके लिए तुरंत विधायकों की मीटिंग बुलाई गई, विधायक दल का नेता बनाया गया और तुरंत का तुरंत समाज क्या कहेगा, कौन क्या कहेगा, इन सब की बेपरवाही, मतलब उन्होंने परवाह नहीं किया
और अपने पति का सम्मान बचाने के लिए एक महिला जो अत्यंत दुखों से पीड़ित थी, जिसके ऊपर पहाड़ टूटा था, उसको अपनी पार्टी, अपने परिवार, अपने लोगों को बचाने के लिए यह भी एक जहर पीना पड़ा और दुखित मन से जाके शपथ ग्रहण करना पड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर उनकी पत्नी शपथ नहीं लेती तो यह संभव था कि पूरी पार्टी को शरद पवार जी निगल जाते। एक औरत जिसने ये शपथ लिया, वो सत्ता के मोह में आके उसने शपथ नहीं लिया, बल्कि यह अजित दादा पवार के उस संघर्षों को ध्यान में रखकर, उस अपमान को ध्यान में रख करके, इतने संघर्ष, इतने अपमान को ध्यान में रखते हुए उन्होंने समाज की परवाह न किया, न करते हुए जाके दुखी मन से शपथ लिया। दोस्तों, अगर ये मेरा जो विश्लेषण है आपको अच्छा लगा तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।